तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12th जियोग्राफी मॉडल सेट नंबर 1 की दोस्तों, ठीक है। और इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इधर महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को देखेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो देखिए व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सभी आपका सामाजिक भूगोल में आएगा, लेकिन जो सैन्य भूगोल है वो नहीं आएगा। तो जो सैन्य भूगोल है ना वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन जो 4 दिख रहा वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। सैन्य भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है ना, वो राजनीतिक में आता है। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न की। और दूसरा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो यहाँ से पूछा गया है कि कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो वो होगा दोस्तों निर्वाचन भूगोल। जो निर्वाचन भूगोल है ना दोस्तों वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो 1 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। और तीसरा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, नहीं पूछा गया, इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों वह जो ऐतिहासिक भूगोल है ना। बाकी बात ये सारे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, संसाधन हो गया, सभी आर्थिक में आएगा, लेकिन ऐतिहासिक भूगोल नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो 4 आपको दिखता है और ऐतिहासिक भूगोल वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न की। चौथा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो ये 60% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, ठीक है, 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में। तो 60 आपका ऑप्शन जो थर्ड आपको देखने को मिलेगा 60% वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न। और पांचवा नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। दोस्तों किसी भी देश का जो वास्तविक धन होता है वहाँ के निवासी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वहाँ के निवासी, वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना। आगे बात करेंगे छठा प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, ठीक है, कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, एक कथन किसका है। तो ये क्या बोला जा रहा है प्रश्न एक बार पुनः देखिए। बोला जा रहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे कम लोग, ठीक है, और कम स्थानों पे अधिक लोग रहते हैं, ये जो कथन है वो किनका है। तो ये कथन जो दोस्तों हमारे जॉर्ज बी क्रेसी जी का है। तो जॉर्ज बी क्रेसी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलता है वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, है ना। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र आपको पता है दोस्तों नदी घाटी क्षेत्र। तो ऑप्शन जो आपको 1 देखने को मिलता है नदी घाटी क्षेत्र, वो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों। आगे बात करेंगे आठवां प्रश्न। आठवां नंबर जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जल की उपलब्धता, है ना, जलवायु, भूआकृति या फिर मृदा। तो सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों इनमें से, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन को अगर मैं बात करूँ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो वहाँ की जलवायु, है ना, और जल की उपलब्धता। तो हम लोग बात करेंगे वहाँ की जलवायु में, क्योंकि कहाँ जहाँ जैसा जलवायु रहेगा वैसे ही लोग रहेंगे ना, तो जलवायु महत्वपूर्ण हो जाता है। और जल तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा बात नहीं, जल भी चाहिए, मृदा भी चाहिए। तो ऑप्शन सी आप मार सकते हो, ठीक है। चलिए और देखेंगे 9वां प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। तो कैसे मिट्टी के स्थानों पे लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, तो दोमट मिट्टी, और यहाँ पे अधिक लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो दोमट मिट्टी ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। 10वां प्रश्न देखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है, उच्च हो जाता है। तो जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हो जाते हैं तो वो कौन सा अवस्था होता है दोस्तों, वो प्राथमिक अवस्था होता है। कौन सा अवस्था दोस्तों, प्राथमिक, यानी प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च हो जाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि
विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांग संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? जो विकसित राष्ट्र होते हैं दोस्तों, ये जननांग संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? तो ये होते हैं द्वितीय अवस्था, यानी कि सेकंड में। ठीक है, तो द्वितीय अवस्था ऑप्शन नंबर जो आपको 2 देखने को मिलता है ख, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखिए 12वां प्रश्न देखेंगे, और 12वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है ना, वो लिंग अनुपात कहलाता है। तो ऑप्शन जो 2 आपको देखने को मिलता है लिंग अनुपात, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे 13वां प्रश्न, और 13 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो आपको बताना है कि कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है दोस्तों। तो वो हो जाएगा वृद्धि और विकास दोनों ही। क्या दोस्तों? वृद्धि और विकास दोनों ही। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आपको देखने को मिलता है क और ख दोनों, ये आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे 14वां प्रश्न बात करेंगे, और प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? तो देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा देश है, 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से आपको बताना है कि जिसका जो जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है। तो इन ऑप्शन तो जापान का सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, जापान का अधिक है, तो जापान ऑप्शन 2 सही से उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे, और 15 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन में प्रस्तावित किया गया था? देखिए, मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन में प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, है ना। चलिए आगे 16वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत से ऊंचा है, यानी कि इन ऑप्शन में से किनका भारत से ऊंचा मानव विकास सूचकांक है दोस्तों? तो ये मानव विकास जो सूचकांक है भारत से ऊंचा, वो श्रीलंका का हो जाएगा दोस्तों। किसका? श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो होता है दोस्तों। 17वां प्रश्न देखेंगे, और 17 नंबर जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि किस देश में, ठीक है, कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? देखिए, ऐसे कौन सा देश है जो कार्यकलाप, ठीक है, कलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो लाल कॉलर श्रमिक जो कहलाते हैं वो द्वितीयक, जिसमें जो काम करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 देखने को मिलता है द्वितीयक क्षेत्र, वो आपको सही से उत्तर होगा दोस्तों, है ना। ये क्लियर हो गया, लाल कॉलर द्वितीयक क्षेत्र। आगे बात करेंगे, और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे बनाया है, चैप्टर वाइज भी मैंने करा रखा है, इतिहास का भी मैंने बनाया है, पॉलिटिकल साइंस का भी, सोशियोलॉजी का भी, बहुत सारे सब्जेक्ट का मेरा चैनल में मिल जाएगा। आप जाइए तैयारी कीजिए बहुत अच्छी प्रकार से दोस्तों, है ना। चलिए तो अब बात करेंगे दोस्तों 18वां प्रश्न। 18वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनत्मक है, यानी कि सब पुराना है? तो देखिए, कृषि, भोजन संग्रह, आखेट, और उसके बाद उद्योग धंधे व्यापार। ये तो देखिए इन ऑप्शन में बात करूँ सबसे पुराना क्या लगता है? भोजन संग्रहण करना और आखेट। तो ये आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। बाकी बात जो कृषि, उद्योग धंधे व्यापार, ये सब तो नया नया है, लेकिन पहले भी लोग भोजन संग्रह करते थे, है ना, इस प्रकार से। आगे देखेंगे 19वां प्रश्न, और 19वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? तो जर्मनी में जो आधुनिक विकास का जो ये हुआ है ना, वो हुआ है आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, प्रकृतिवाद, निश्चयवाद, नियतिवाद, सभी। दोस्तों सभी होगा दोस्तों, है ना। जर्मनी में आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो जर्मनी में सभी हुआ है। तो 19 का जो ऑप्शन है आपको 4 दिखता है, ये सभी, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, है ना। चलिए 20वां प्रश्न में बात करूं, और 20वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछे रहे अर्धकुंडी के लेखक कौन है? दोस्तों जो अर्धकुंडी का जो लेखक है वो कार्ल रिटर है। तो कार्ल रिटर ऑप्शन में आपको खा देखने को मिलता है 2, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात करूं मैं अगला प्रश्न 21वां प्रश्न की, और 21 नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? दोस्तों संभववाद शब्द का जो सबसे पहले जो उपयोग किया गया था, सर्वप्रथम जो किया था वो लुसियन फेब्रे। तो लुसियन फेब्रे ऑप्शन नंबर जो 3 आपको देखने को मिलता है वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए 22वां प्रश्न बात करूं, यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा गया 22वां प्रश्न की,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यमान से है? हम सभी को पता है 9वीं 10वीं से ही पढ़ते आए हैं, तो चार्ल्स डार्विन, वो आपका उत्तर हुआ दोस्तों डार्विन, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करेंगे 23वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलविद से संबंधित है? तो किसके लिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? तो इसे कहते हैं विडाल डिला ब्लास। किसके लिए कह रहे हैं? विडाल डिला ब्लास, है ना। तो वो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी की किस विद्वान द्वारा किया गया? दोस्तों पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की जो शुरुआत जर्मनी में किया गया था, वो क्या था दोस्तों? हम्बोल्ट के द्वारा। तो हम्बोल्ट ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो उत्तर होगा दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से बात करेंगे 25वां प्रश्न, और 25वां नंबर से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जियोग्राफिया, ठीक है, नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों इन ऑप्शन में से बेरेनियस, क्योंकि ये एग्जाम में आया भी है बहुत बार। तो आपको बताना जियोग्राफिया नेचुरलिस्ट के जो लेखक है वो बेरेनियस है। तो ऑप्शन जो आपको डी दिखने को मिलता है वो सही होता होगा। एक होता है दोस्तों जियोग्राफी, तो जियोग्राफी आप बेरेनियस बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जियोग्राफिया नेचुरलिस्ट बोला है तो आप बेरेनियस बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करेंगे 26वां प्रश्न। 26वां नंबर जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है दोस्तों कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो माना जाता है? दोस्तों आधुनिक भूगोल के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हम्बोल्ट को, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका एक देखने को मिलता है हम्बोल्ट, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, है ना। चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे, और 27वां नंबर जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के समर्थन विद्यमान एलन सैम्पल किस देश की थी? तो देखिए एलन सैम्पल, कुमारी एलन सैम्पल जो थी वो अमेरिका की रहने वाली थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है वो उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, और 28 नंबर जो प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है कि जियोग्राफिया पुस्तक, है ना, जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? तो जियोग्राफी जो पुस्तक है जिसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है, वेद भी कहा जाता है, लोग कौन है दोस्तों? इरेटास्थेनीज। तो ऑप्शन जो 1 आपको देखने को मिलता है इरेटास्थेनीज, वो आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार बात करेंगे 29वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कितना प्रतिशत भाग भारत में रहते हैं? तो पूरे वर्ल्ड का अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जनसंख्या भारत में जो निवास करती है वो कितना करती है दोस्तों? वो करती है 17.5%। तो 17.5% आपका ऑप्शन जो 3 में दिखाई दे रहा है वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। आगे आज बात करेंगे अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 30वां प्रश्न की। तो इसमें जो पूछा गया दोस्तों कि सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है दोस्तों वो आपका हो जाता है इन ऑप्शन में से वो दक्षिण अमेरिका, है ना, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 30 का 1 वो उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज जो हमारा 1 से लेकर 30 के प्रश्न बन रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो क्लियर हो गए। इसके बाद मैं आपका सेकेंड पार्ट लाऊंगा, इसका पार्ट 2, 3, 4 इस तरह से 5 मॉडल सेट बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, चैनल से जुड़े रहिए। इतिहास का मैंने करा रखा है, इतिहास का आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे विषय का बनाया हुआ वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।